मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि आप शायद हैरान रह जाएंगे। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप जिस चेयर पर बैठे हैं, जो फोन आप यूज कर रहे हैं या जिस बस से स्कूल जाते हैं, इन सब में जो मेटल है, कभी सोचा है आपने ये आखिर आता कहाँ से है? देखिए, ये मेटल्स हमें ऐसे ही कहीं पड़े हुए नहीं मिल जाते। इन्हें जमीन से खोद कर निकाला जाता है। धरती की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसे हम अर्थ्स क्रस्ट कहते हैं, वो अलग अलग तरह के मिनरल्स से बनी है, जो चट्टानों यानी रॉक्स के अंदर दबे हुए होते हैं। और ये मिनरल्स ये हमारी जिंदगी का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है ऐसी चीज जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये इतने जरूरी हैं कि इनके बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेकर एक विशाल स्काईस्क्रेपर तक, या एक बड़ा सा जहाज, सब कुछ हर चीज मिनरल से ही तो बनी है। सही मायने में हमारी पूरी दुनिया इन्हीं पर चलती है। हमारी रेलवे लाइंस, सड़कों का टारमैक, खेती और फैक्ट्रीज की मशीनरी, ये सब मिनरल्स ही तो हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ियाँ, बस, ट्रेन और हवाई जहाज सब मिनरल से बनते हैं और उन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज पर चलते हैं जो हमें धरती से मिलते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। शायद आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उनमें तो मिनरल्स हैं ही, लेकिन जो खाना हम खाते हैं ना, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे पूरे न्यूट्रिशन इनटेक का सिर्फ और सिर्फ 0.3% हिस्सा मिनरल्स होते हैं। अब ये नंबर देखने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि इस 0.3% के बिना हमारा शरीर खाने के बाकी 99.7% हिस्से को ठीक से यूज ही नहीं कर पाएगा। तो सोच लीजिए ये कितने जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने देखा कि मिनरल्स हर जगह है, हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे खाने तक। लेकिन इससे एक बहुत बेसिक सवाल उठता है, आखिर ये मिनरल होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? वेल, जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक मिनरल एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। होमोजीनियस यानी ये हर जगह से एक जैसा होता है। नेचुरली अकरिंग यानी ये कुदरती तौर पर बनता है, हम इसे बनाते नहीं। और डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर एटम्स का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, जैसे एक दीवार में ईंटें जमी होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 2000 से भी ज्यादा अलग अलग मिनरल्स की पहचान हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर रॉक्स में इनमें से कुछ गिने चुने मिनरल्स ही बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ऐसे ऐसे समझिए, कुछ रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, वो सिर्फ एक ही टाइप के मिनरल से बनते हैं। लेकिन ज्यादातर रॉक्स जो हम देखते हैं वो कई अलग अलग मिनरल्स का एक मिक्सचर होते हैं। और मिनरल्स में वैरायटी की तो कोई कमी ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ है डायमंड, जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और दूसरी तरफ है टैल्क, जो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उससे पाउडर बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही मिनरल हैं। तो सवाल है, आखिर ये मिनरल्स बनते कैसे हैं? सिंपल शब्दों में, जब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक साथ आते हैं और उन्हें सही फिजिकल और केमिकल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि गर्मी और दबाव, तब वो एक यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही स्ट्रक्चर उस मिनरल की खास प्रॉपर्टीज, जैसे उसका कलर या हार्डनेस, डिसाइड करता है। जियोलॉजिस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हजारों मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। वो देखते हैं उनका कलर क्या है, उनकी हार्डनेस कितनी है, उनके क्रिस्टल का शेप कैसा है, उनकी चमक यानी लस्टर, और उनकी डेंसिटी यानी वो कितने भारी हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इन मिनरल्स की स्टडी आखिर करता कौन है, और क्या सब लोग इन्हें एक ही नजर से देखते हैं? यहाँ दो अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट्स। एक ज्योग्राफर का फोकस कहाँ पर होता है, वो मिनरल्स को अर्थ्स क्रस्ट का हिस्सा मानते हैं और ये देखते हैं कि मिनरल कहाँ मिलते हैं और उनसे जुड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जियोलॉजिस्ट का फोकस कैसे और क्या पर होता है। वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि मिनरल बनते कैसे हैं, उनकी एज क्या है और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो इस पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है? सिंपल सा पॉइंट ये है कि मिनरल्स सिर्फ पत्थर नहीं है, वो हमारे डेवलपमेंट, हमारी सिविलाइजेशन और यहाँ तक कि हमारी जीवन का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो हमारा अगला टॉपिक है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मतलब आखिर ये मिनरल्स, ये खनिज पदार्थ मिलते कहाँ हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
ओके, सो मिनरल्स की बात करने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। एक वर्ड है और। ये और आखिर है क्या चीज? वेल, सिंपल भाषा में ओर का मतलब है किसी भी मिनरल का एक्यूमुलेशन यानी जमाव जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड हो। लेकिन यहाँ एक कैच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उस मिनरल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उसे निकालना कमर्शियली वायबल हो, फायदेमंद हो। अगर नहीं तो उसको निकालने का खर्चा ही उसकी वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, राइट? और पता है, जिस तरह से कोई मिनरल बनता है ना, वही डिसाइड करता है कि उसको माइन करना यानी निकालना कितना आसान या मुश्किल, और कितना सस्ता या महंगा होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द मेन टाइप्स। आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट अप, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सोच के देखो, इग्नियस रॉक्स तो पिघले हुए मोल्टेड मटेरियल से बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो तो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनके अंदर मिनरल्स कैसे बनते हैं, चलो देखते हैं। तो होता क्या है, इमेजिन करो, लिक्विड, मोल्टन या गैशियस फॉर्म में मिनरल्स धरती के अंदर से ऊपर की तरफ फोर्स किए जाते हैं। ये जमीन के अंदर जो क्रैक्स या कैविटीज, जो खाली जगह होती है ना, उसमें जाकर भर जाते हैं। और फिर जैसे ही ये ठंडे होते हैं, ये वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। जब ये मिनरल डिपॉजिट्स छोटे छोटे क्रैक्स में होते हैं, तब हम उन्हें वेन्स कहते हैं। लेकिन जब यही चीज, यही ऑकरेंस बहुत बड़े स्केल पर हो, तो उसे कहते हैं लोड्स। सो इट्स बेसिकली द सेम प्रोसेस, बस साइज का ही फर्क है। और इन्हीं वेन्स और लोड्स से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब इसी तरह से बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। इनका तो नाम ही सब कुछ बता देता है, राइट? सेडिमेंट्स, लेयर्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान ही इनकी लेयर्स या स्ट्राटा है। तो जाहिर सी बात है, इनमें मिनरल्स भी बेड्स या लेयर्स में ही मिलेंगे। सो ये बनता कैसे है? इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिपोजिशन, मतलब मिनरल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर आता है अक्यूमुलेशन, जहां टाइम के साथ और मटेरियल उनके ऊपर इकट्ठा होता जाता है, लेयर बाय लेयर। और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर की लेयर्स का हीट और प्रेशर इनको दबाकर एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल लेयर में बदल देता है। इस प्रोसेस से 2 अलग अलग तरह के मिनरल्स बनते हैं। पहले तो वो जो बहुत लंबे टाइम तक जबरदस्त हीट और प्रेशर से बने हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोल और कुछ टाइप के आयरन ओर। और फिर दूसरा ग्रुप है उन मिनरल्स का जो इवेपोरेशन से बनते हैं। सोचो, एरिड रीजन्स में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या छोड़ जाता है? मिनरल्स, जैसे कि जिप्सम, पोटैश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। ऑलराइट, हमारा तीसरा मोड ऑफ अकरेंस है वेदर्ड सरफेस रॉक्स से। इसको आप द लेफ्टओवर्स भी कह सकते हैं। होता ये है कि जो सरफेस रॉक्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं वो तो बह जाते हैं, और पीछे सिर्फ एक रेजिड्यूअल मास बच जाता है जिसमें ओर्स होते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, रियली। सोचो, बारिश आती है और रॉक्स के जो घुलनशील यानी सॉल्युबल हिस्से हैं उनको अपने साथ बहा ले जाती है, और पीछे क्या बचता है? वही अ सॉलिड मास जिसके अंदर और भरा पड़ा है। ये एक तरह से नेचर का अपना प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, इज़न्ट इट? और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बॉक्साइट। जी हाँ, वही बॉक्साइट जिससे हम सबका जाना पहचाना एल्यूमिनियम निकलता है। तो अगली बार जब आप एल्यूमिनियम फॉयल यूज करें, याद रखिएगा वो इसी प्रोसेस से शुरू हुआ था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं उन मिनरल्स की तरफ जो पानी से आते हैं, कैरिड बाय वाटर। यहाँ 2 मेन कैटेगरीज हैं, अलुवियल डिपॉजिट्स, मतलब जो नदियों से आते हैं, और ओशन डिपॉजिट्स यानी समुद्र से। तो इमेजिन कीजिए, एक नदी पहाड़ों से नीचे बह रही है, अपने साथ वो मिनरल्स भी लाती है। जो भारी मिनरल्स होते हैं वो वैली फ्लोर्स की सैंड में या पहाड़ों के बेस पर सेटल हो जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। और इनकी खास बात, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता। दे डोंट करोड, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें मिलते हैं कुछ बेहद प्रेशियस मिनरल्स। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, सिल्वर की, टिन और प्लैटिनम की। सोचो, इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? एक रीजन ये भी है कि ये इतने टफ होते हैं कि सालों साल पानी में रहने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं होता। अब आते हैं समुंदर पर। ओशन वाटर्स में, बिलीव इट और नॉट, मिनरल्स का एक विशाल खजाना है, लिटरली वास्ट क्वांटिटीज। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इतने ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं, मतलब पानी में इतने फैले हुए हैं कि इनको निकालना अभी इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा वेल्थ और हम उसे ले नहीं सकते।
लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं निकालते। समुद्र के पानी से हम कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम रोज खाते हैं, मैग्नीशियम और ब्रोमीन जरूर निकालते हैं। और तो और जो ओशन बेड्स हैं, समुद्र की सतह, वहां मैंगनीज नोड्यूल्स भरे पड़े हैं। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने अभी तक देखा कि नेचर मिनरल्स कैसे बनाती है, लेकिन इन मिनरल्स को जमीन से निकालता कौन है? इंसान, द ह्यूमन एलिमेंट। और यहीं पर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चलिए एक रियल वर्ल्ड केस देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। अब इस केस को समझने से पहले एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। इंडिया में ज्यादातर मिनरल्स नेशनलाइज्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये देश की संपत्तियां हैं और इन्हें निकालने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सिंपल, राइट? वेल, नॉट सो सिंपल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय में वहां के मिनरल्स पर इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज का अधिकार माना जाता है, और वहां कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, इन सब के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं। तो जावाई और चरापुंजी जैसी जगहों पर कोल निकालने के लिए एक मेथड यूज होता है। यहाँ पर पूरे परिवार के लोग मिलकर एक बहुत ही लंबी और नैरो, पतली सी टनल खोदते हैं। इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसका नाम ही पड़ गया है रैट होल माइनिंग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस एक्टिविटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसे फोर्थविथ यानी तुरंत रोक देना चाहिए, और रीजन बिल्कुल क्लियर है। ये एनवायरनमेंट और इसमें काम करने वाले लोगों दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का वर्गीकरण। चलिए इस टॉपिक में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी धरती से मिलने वाले इन जरूरी मटेरियल्स को आखिर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा कैसे जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते ही क्यों हैं। सोच के देखिए, ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने जैसा है। जब हर चीज सही जगह पर, सही ग्रुप में होती है, तभी तो हम उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस को आसानी से समझ पाते हैं। आखिर कौन सा मिनरल एक स्काईस्क्रेपर बनाने के काम आएगा और कौन सा आपके फोन को पावर देगा। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में देखेंगे। तो ये हैं वो 3 मेन ग्रुप्स। सबसे पहले हैं मेटालिक मिनरल्स, जहां से हमें मिलते हैं मजबूत और चमकदार मेटल्स। फिर आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये ऐसी चीजें हैं जो काउंटलेस इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं, बिल्कुल अनसंग हीरोज की तरह। और आखिर में आते हैं एनर्जी मिनरल्स, यानी वो पावर हाउसेज जो हमारी पूरी दुनिया को फ्यूल दे रहे हैं। चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेटालिक मिनरल्स से। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, ये वो मिनरल्स हैं जो हमें वो सारे मेटल्स लेते हैं जिन पर हम हर रोज हर पल डिपेंड करते हैं। तो एक मेटालिक मिनरल को आखिर डिफाइन क्या करता है? बेसिकली ये कोई भी ऐसा मिनरल है जिसे प्रोसेस करके हम मेटल निकाल सकते हैं। आप इन्हें इनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचान सकते हैं। ये आमतौर पर काफी हार्ड होते हैं, इनमें खास चमक, एक लस्टर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। जरा सोचिए, लोहा, सोना, चांदी, सब में यही क्वालिटीज हैं, है ना? अब मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी हम आगे 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस। और इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। फेरस मिनरल्स में आयरन होता है, यानी लोहा, और यही चीज उन्हें हेवी इंडस्ट्री का फाउंडेशन बनाती है। वहीं दूसरी तरफ नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता, और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए इस पहली सब कैटेगरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, फेरस मिनरल्स। ये वो मिनरल्स हैं जो सचमुच में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है। यहां कुछ की एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन ओर जो स्टील का प्राइमरी सोर्स है। फिर है मैंगनीज जो स्टील को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और क्रोमाइट, ये सभी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। और यही बात हमें इस पावरफुल स्टेटमेंट पर लाती है, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने आसपास जो भी डेवलपमेंट देखते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, पुल, गाड़ियां, उन सब का फाउंडेशन स्टील है, जो आयरन ओर से ही बनता है। सच कहूं तो इसके बिना अपनी दुनिया को इमेजिन करना भी मुश्किल है। इनके यूजर्स को देखें तो सबसे बड़ा यूज है स्टील बनाना। और ये स्टील कहां इस्तेमाल होता है, सोच के देखिए। बड़ी बड़ी मशीन्स और टूल्स से लेकर रेलवे ट्रैक्स और पुलों तक, और हां, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बेसिकली हर जगह। अब चलते हैं इस मेटालिक सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ, नॉन फेरस मिनरल्स।
ये वो मेटल्स हैं जिनमें आयरन नहीं होता और इसीलिए इनकी अपनी ही यूनिक प्रॉपर्टीज और बेहद जरूरी यूजेस हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स में शामिल हैं कॉपर, जो आपको हर जगह वायरिंग में मिलेगा, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का सोर्स है। इसके अलावा लेड, जिंक और गोल्ड, ये सभी हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके यूजेस काफी स्पेसिफिक और जरूरी हैं। कॉपर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का किंग है, इसीलिए हमारी सारी वायर्स और केबल्स में यही यूज होता है। एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हल्का और स्ट्रांग है, इसका कॉम्बिनेशन इसे एयरक्राफ्ट, बर्तन और पैकेजिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। और लेड और जिंक जरूरी हैं कार बैटरीज और खास तरह के मेटल अलॉय बनाने के लिए। और आपके लिए एक फैसिनेटिंग फैक्ट, दुनिया में जितना भी कॉपर प्रोड्यूस होता है उसका 65% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। ये एक अकेला स्टेटिस्टिक आपको बताता है कि हमारी आज की इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट दुनिया के लिए कॉपर कितना ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी मेजर कैटेगरी पर, नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए, इन मटेरियल्स में कोई मेटल नहीं होता, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अनबिलीवेबली वैल्यूएबल है। इसने की डेफिनेशन सिंपल है, ये मिनरल्स हैं बिना मेटल के। पर यहां एक की डिफरेंस है, जब आप इन्हें प्रोसेस करते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता जैसा कि ओर पिघलाने पर होता है, बल्कि इन्हें एज इज यानी जैसा है वैसा ही यूज किया जाता है, एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में शामिल हैं लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट और फास्फेट। और मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ नाम तो आपने पहले भी जरूर सुने होंगे। तो इनका इस्तेमाल कहां होता है? लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। माइका जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए क्रूशल है। और जिप्सम का यूज सीमेंट के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी होता है, वही चीज जिसे टूटी हड्डियों पर प्लास्टर लगता है। और ये हमें लाता है हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, एनर्जी मिनरल्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जो सचमुच में हमारी दुनिया को पावर देते हैं, वो फ्यूल जो हर चीज को चलाता है। एनर्जी मिनरल्स को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं कन्वेंशनल सोर्सेस, इनको आप ट्रेडिशनल फ्यूल समझ सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिन्होंने हमें सदियों से पावर दी है। फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जो ज्यादा मॉडर्न हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम, जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में होता है। तो इनके यूजर्स का बॉटम लाइन क्या है? सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इसके अलावा ये हमारी इंडस्ट्रीज और गाड़ियों के लिए फ्यूल का काम करते हैं, हमारे घरों में कुकिंग जैसी चीजों के लिए पावर देते हैं, और ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन का भी सोर्स है। तो हमने मिनरल्स के तीनों मेन टाइप्स को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन अब ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। ये सारे के सारे मिनरल्स धरती से निकाले जाते हैं और इनकी सप्लाई वो लिमिटेड है। तो इनफाइनाइट रिसोर्सेज और हमारे फ्यूचर के बीच क्या कनेक्शन है? देखिए, भारत इस मामले में वाकई बहुत लकी है कि हमारे पास तरह तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, ये खजाना पूरे देश में एक जैसा नहीं फैला है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये फर्क कितना बड़ा है वो यहाँ देखिए। एक तरफ है पेनिनसुला इंडिया की चट्टानें जो कोयला, मेटालिक मिनरल्स और माइका से भरी पड़ी हैं, और दूसरी तरफ है उत्तर भारत के बड़े बड़े मैदान। अब ये मैदान एलोवियल सॉइल से बने हैं, जो खेती के लिए तो एकदम सोना है, पर इकोनॉमिक मिनरल्स के नाम पर यहाँ प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम कहते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया खनिजों का भंडार है, तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए सेक्शन 2 में इसी मिनरल हार्टलैंड को करीब से देखते हैं, जिसे सच में देश का खजाना या द नेशंस ट्रेजर चेस्ट कहा जा सकता है। ये एक लाइन आप देखिए सब कुछ कह देती है। भारत के ज्यादातर मिनरल रिजर्व्स, चाहे वो कोयला हो, मेटालिक मिनरल्स हो, माइका हो या दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो सब इन्हीं पेनिनसुला चट्टानों में पाए जाते हैं। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये बात और भी हैरान करती है। जरा सोचिए, देश का 97% से भी ज्यादा कोयला सिर्फ यहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा आयरन, मैंगनीज, माइका जैसे बड़े मिनरल्स का भी यही मेन सोर्स है। अब इसी पेनिनसुलर सिस्टम का एक स्पेशल केस है राजस्थान। यहाँ की जो चट्टानें हैं उनमें नॉन फेरस मिनरल्स जैसे कि कॉपर और जिंक के बड़े भंडार हैं। तो ये इलाका भी इंडिया की मिनरल स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हुई ठोस खजानों की बात। अब सेक्शन 3 में चलिए थोड़ा लिक्विड गोल्ड की तरफ चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की। जानते हैं इंडियाज पेट्रोलियम स्टोरी? तो सवाल ये है
कि ये पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है। सोचिए, लाखों साल पहले समुद्र में जो जीव जंतु मर गए वो धीरे धीरे समुद्र की सतह पर जमा होते गए। फिर पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारों पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों के नीचे दबते चले गए और लाखों साल के प्रेशर और हीट ने इन्हीं एंशिएंट रिमेन्स को पेट्रोलियम में बदल दिया। और भारत में ये लिक्विड गोल्ड मिलता कहाँ है? वेल, इसके लिए 2 मेन लोकेशंस हैं, पश्चिमी तरफ गुजरात और पूर्वी तरफ असम। देश के ज्यादातर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इन्हीं 2 जगहों पर हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्रॉम रॉक टू रिसोर्स। यहाँ हम ये समझेंगे कि जमीन के नीचे पड़ा एक पत्थर असल में एक रिसोर्स, एक खदान यानी एक माइन में कैसे बदलता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आखिर ये मिनरल्स कहीं ज्यादा और कहीं कम क्यों हैं? इसका जवाब 3 चीजों में है। उस जगह की जियोलॉजिकल बनावट, वो प्रोसेस जिससे मिनरल बना, और इस सब में लगा लाखों सालों का समय। हर जगह की अपनी अलग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसीलिए खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर जमीन के नीचे कोई मिनरल रिजर्व मौजूद है तो क्या वो अपने आप में एक माइन बन जाता है? आखिर एक रिजर्व को हम माइन कब कहते हैं? इसका जवाब इन 3 शर्तों में छिपा है। पहला, ओर में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी बढ़िया हो। दूसरा, उसे निकालना आसान हो, टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी, मतलब निकालने का खर्चा उसकी कीमत से कम होना चाहिए, राइट? और तीसरा, वो जगह मार्केट के पास हो ताकि उसे आसानी से बेचा जा सके। तो जब ये तीनों चीजें, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन और मार्केट क्लोजनेस, एक साथ पूरी होती हैं, सिर्फ तभी एक मिनरल रिजर्व एक इकोनॉमिकली वायबल माइन में बदलता है। तो हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज फेरस मिनरल वेल्थ। ये आप समझ लीजिए वो खजाना है जिसके दम पर हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री चलती है। और इस एक्सप्लेनर में हम इसके 2 सबसे बड़े सितारों यानी आयरन ओर और मैंगनीज को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, आखिर ये फेरस मिनरल्स हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री की नींव बस इन्हीं पर टिकी है। देखिए, सिंपल भाषा में फेरस मिनरल्स वो मेटालिक मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन यानी लोहा होता है। यही वो चीज है जो हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि बड़े बड़े स्टील प्लांट्स को एक सॉलिड बेस देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इंडिया इन मिनरल्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, जिससे देश को वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। अब आप इनकी अहमियत का अंदाजा इस चार्ट से लगाइए। जरा सोचिए, इंडिया में जितने भी मेटालिक मिनरल्स निकाले जाते हैं उनकी टोटल वैल्यू का 3/4 यानी कि पूरा 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फेरस मिनरल से आता है। ये नंबर खुद ही बताता है कि ये कितने जरूरी हैं हमारे लिए। ओके, तो इन सारे फेरस मिनरल्स में से एक है जो सबका बॉस है, आयरन ओर। इसे सच में इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन कहा जाता है। आइए इस औद्योगिक रीढ़ की हड्डी के टाइप्स और इसके प्रोडक्शन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आयरन ओर इतना बेसिक, इतना फंडामेंटल मिनरल है कि इसके बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मशीन्स, रेलवे लाइंस, पुल, इमारतें, इन सब के पीछे लोहा ही तो है। और खुशकिस्मती से भारत में 2 तरह का हाई क्वालिटी आयरन ओर मिलता है। एक तरफ है मैग्नेटाइट, ये सबसे बढ़िया A1 क्वालिटी का ओर है जिसमें 70% तक आयरन हो सकता है। इसकी मैग्नेटिक क्वालिटीज कमाल की होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। और दूसरी तरफ है हीमेटाइट, जितना ओर इस्तेमाल होता है उस हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आयरन कंटेंट थोड़ा कम यानी 50 से 60% तक होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इंडिया का इतना सारा आयरन ओर आता कहाँ से है? और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। आप इस चार्ट में देखिए, 2018-19 के डेटा के हिसाब से देश का लगभग 97%, जी हाँ 97% आयरन ओर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट से होता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। मतलब पूरे देश की सप्लाई इन्हीं कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो चलिए अब एक सफर पर निकलते हैं। हम इन्हीं स्टेट्स के अंदर जाकर देखेंगे कि ये मेजर आयरन ओर बेल्ट्स यानी मुख्य खनिज पट्टियां आखिर है कहाँ। एक एक करके हम इन सारे की माइनिंग रीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला स्टेशन है ओडिशा झारखंड बेल्ट। यहाँ पर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर मिलता है। ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ माइंस बहुत फेमस हैं
और इसके ठीक पास झारखंड के सिंहभूम जिले में ग्वा और नोआमुंडी से भी इसकी खुदाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की तरफ, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ियां हैं, जहां से सुपर हाई ग्रेड हीमेटाइट निकाला जाता है। ये लोहा स्टील बनाने के लिए बेस्ट माना जाता है और यहाँ से निकाला गया ओर सीधा विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चलिए अब साउथ की तरफ चलते हैं, कर्नाटका के बल्लारी, चित्रादुर्गा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट पर। यहाँ आयरन ओर के इतने बड़े भंडार हैं कि पूछिए मत। खास करके कुद्रेमुख माइंस, ये एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब यहाँ से जितना भी ओर निकलता है वो सीधा विदेश भेजा जाता है। ये बेल्ट इंडिया की एक्सपोर्ट पावर का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। कुद्रेमुख माइंस की एक बात बहुत ही अनोखी है और वो है इसके ट्रांसपोर्ट का तरीका। देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स में है और यहाँ से और ओ सॉलिड फॉर्म में नहीं ले जाते, बल्कि उसे पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा घोल यानी स्लरी बनाया जाता है और फिर उसे एक लंबी पाइपलाइन के जरिए सीधे मैंगलुरु के पास पोर्ट तक भेज दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इसमें गोवा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला आता है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि यहाँ का ओर बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन उसकी माइनिंग इतनी कुशलता से, इतनी एफिशिएंटली की जाती है कि ये फिर भी काफी प्रॉफिटेबल सौदा बन जाता है। यहाँ से ओर मारमागांव पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, आयरन ओर अकेले स्टील नहीं बना सकता, उसे एक बहुत ही खास साथी की जरूरत पड़ती है और वो पार्टनर है मैंगनीज। इसे स्टील मेकर्स अलॉय भी कहते हैं, यानी स्टील बनाने वाला साथी। तो मैंगनीज एक ऐसा मिनरल है जिसका सबसे बड़ा काम है स्टील और फेरोमैंगनीज एलॉय बनाना। दरअसल स्टील को जो उसकी असली ताकत, कठोरता और घिसाव से लड़ने की शक्ति मिलती है, वो मैंगनीज से ही आती है। अब आप इसकी जरूरत को इस नंबर से समझिए। 1 टन यानी 1000 किलोग्राम स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज चाहिए होता है। सुनकर लगता है कि बस इतना सा, पर इस छोटे से अमाउंट का स्टील की क्वालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बिना स्टील बस लोहा है। लेकिन इसका काम सिर्फ स्टील तक ही नहीं रुकता। मैंगनीज का इस्तेमाल और भी कई जरूरी चीजें बनाने में होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स और यहाँ तक कि पेंट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है नॉन फेरस मिनरल्स ऑफ इंडिया। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो जरूरी मिनरल्स हैं जिनमें लोहा यानी आयरन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी और इंडस्ट्रीज के लिए आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन मिनरल्स को लेकर इंडिया की सिचुएशन क्या है। क्या हमारे पास ये काफी हैं या फिर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। और देखिए, सच तो यह है कि हमारे देश में इन मिनरल्स की जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी अ बिट कंसर्निंग है। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं यानी भंडार और जो इनका प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी है। और ये एक सच में काफी क्रूशल पॉइंट है। सोचने वाली बात है कि ये मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिजर्व्स और प्रोडक्शन उतने स्ट्रांग नहीं है। तो हम किन मिनरल्स की बात कर रहे हैं? वेल, इसमें आते हैं कॉपर, आप जानते ही हैं वायरिंग के लिए कितना जरूरी है। फिर है बॉक्साइट, जिससे हमें मिलता है एल्यूमिनियम। लेड भी है जो बैटरीज में यूज होता है। जिंक है जो स्टील को जंग लगने से बचाता है। और हाँ, गोल्ड, जिसे उसकी वैल्यू और ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। ओके, तो इन सब में से चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की। एक ऐसा मिनरल जो हमारे आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड की आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। हम सब जानते हैं कि कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसे हम शायद रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया में इसके रिजर्व्स और प्रोडक्शन दोनों की ही भारी कमी है? हाँ, ये एक क्रिटिकली डेफिशिएंट सिचुएशन है। तो कॉपर आखिर इतना यूजफुल है क्यों? वेल, इसका सारा कमाल इसकी प्रॉपर्टीज में है जो इसे इतना खास बनाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी मैलिएबिलिटी। मैलेबल का मतलब है कि आप इसे हैमर से पीटकर या प्रेस करके किसी भी शेप में बदल सकते हैं बिना इसके टूटे या क्रैक हुए। काफी अमेजिंग, राइट? फिर ये डक्टाइल भी है। अब डक्टाइल होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसे खींचकर एकदम पतले तार यानी थिन वायर में बदला जा सकता है। और बस इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल बन जाता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एक गुड कंडक्टर है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन कंडक्टर है। बिजली इसके अंदर से बहुत आसानी से बिना ज्यादा लॉस के गुजर जाती है।
तो आप समझ गए होंगे इन्हीं 3 कमाल के प्रॉपर्टीज की वजह से मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी कॉपर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की आप कह सकते हैं जान है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने की बात हो, आपके फोन के अंदर के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, कॉपर हर जगह है। ओके, तो कॉपर के बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक और मिनरल है जो बिल्कुल कॉपर की तरह ही हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बॉक्साइट को अच्छे से समझते हैं। ये वो मिनरल है जिससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल मिलता है। तो बॉक्साइट है क्या? देखिए, ये देखने में एक मिट्टी जैसा यानी एक क्ले लाइक सब्सटेंस जैसा लगता है। और ये बनता कैसे है? ये उन चट्टानों यानी रॉक्स के डीकंपोजिशन से बनता है जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स खूब सारी क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन जो चीज बॉक्साइट को सच में इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इसकी जर्नी देखिए, ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिना और फिर उस एल्यूमिना से हमें मिलता है वो जाना माना मेटल एल्यूमिनियम। तो फिर एल्यूमिनियम में ऐसी क्या खास बात है? जरा सोचिए, इसमें है लोहे जैसी स्ट्रेंथ, पर वजन में ये बेहद हल्का है यानी एक्सट्रीमली लाइट। इसके साथ ही ये कॉपर की तरह ही एक गुड कंडक्टर और काफी मैलिएबल भी है। सही मायनों में इसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं। तो इतना यूजफुल मिनरल है, अब लाजमी है कि सवाल उठेगा, इंडिया में ये बॉक्साइट डिपॉजिट्स आखिर मिलते कहां हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, इंडिया के जो मेन बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादातर आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, खासतौर पे अमरकंटक प्लाटो, माइकल हिल्स और बिलासपुर कटनी का जो प्लाटो रीजन है वहां पर। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे नोट करना चाहिए। अगर हम 2018-19 के डेटा को देखें तो ओडिशा अकेले ही इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। सोच के देखिए, देश का लगभग आधा यानी 49% प्रोडक्शन सिर्फ एक स्टेट से आ रहा था। और अगर हम ओडिशा के अंदर भी थोड़ा और डीप डाइव करें तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जो पंचपटमाली डिपॉजिट्स हैं उन्हें स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट सोर्स माना जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा। तो अब तक हमने कॉपर और बॉक्साइट के बारे में काफी कुछ जाना। अब चलिए सब कुछ सम अप करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये नॉन फेरस मिनरल्स हमारी इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी, इतने वाइटल क्यों हैं? देखिए, ये मिनरल्स हमारे इकोनॉमी के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटलॉजिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, उनकी ग्रोथ और उनके काम करने के लिए एकदम फंडामेंटल हैं। सच कहूं तो ये इन इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी हैं, इनका बैकबोन है। हमारा अगला टॉपिक है मीका, द एसेंशियल इंडस्ट्रियल मिनरल। तो सबसे पहले आइए ये समझें कि आखिर ये मीका है क्या। देखिए, ये एक बड़ा ही अनोखा मिनरल है। सोच लीजिए, ये कई सारी लेयर्स यानी कि कई परतों से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन करें तो बिल्कुल एक किताब जैसा है। जैसे एक बुक में पेजेस होते हैं ना, एक के ऊपर एक, बस वैसे ही इसमें भी पतली पतली प्लेट्स या लीव्स एक के ऊपर एक जमी होती है। और पता है इस लेयर्ड स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? यही कि आप इसे बहुत ही आसानी से एकदम पतली पतली शीट्स में अलग कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। आप सोच रहे होंगे आखिर कितनी पतली? तो सुनिए, ये इतनी ज्यादा पतली हो सकती हैं कि अगर आप ऐसी 1000, जी हां 1000 शीट्स को एक के ऊपर एक रखें ना, तो उनकी टोटल हाइट सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही होगी। है ना कमाल की बात? और एक और इंटरेस्टिंग बात, माइका सिर्फ एक ही रंग का नहीं होता। ये आपको क्लियर यानी पारदर्शी भी मिल सकता है, काला भी, हरा, लाल, पीला, यहां तक कि ब्राउन। इन सभी रंगों में ये पाया जाता है। मतलब इसकी जो नेचुरल वैरायटी है वो गजब की है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो माइका को एक सुपर हीरो बनाती है। हम बात कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिकल सुपर पावर्स की। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? आइए जानते हैं। तो ठीक है, सवाल यही है कि आखिर मीका की ये सुपर पावर्स हैं क्या? चलिए अब एक एक करके इनको डीकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुपर पावर है इसकी एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि माइका बिजली का एक जोरदार इंसुलेटर है। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी आराम से झिल जाता है बिना ब्रेकडाउन हुए, और इसीलिए ये शॉर्ट सर्किट्स को रोकने में एक्सपर्ट हैं। ओके, इसका दूसरा सुपर पावर है लो पावर लॉस फैक्टर। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये मिनरल बहुत ही एफिशिएंट है, यानी जब इसके पास से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में ऑलमोस्ट जीरो होता है, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब पूरी एनर्जी काम में आती है, वेस्ट नहीं होती। तो तीसरा सुपर पावर इसकी जबरदस्त इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। जैसा हमने पहले कहा, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सेफ्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके लैपटॉप तक
हर गैजेट में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें एक दूसरे से सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और आखिरी में इसका चौथा सुपर पावर, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इसका मतलब है कि ये अनबिलीवेबली स्टेबल है। आप इस पे कितना भी हाई वोल्टेज डाल दें, ये फेल नहीं होता, और यही चीज इसे एक सुपर रिलायबल मटेरियल बनाती है। तो इन सारे सुपर पावर्स का रिजल्ट क्या निकलता है? वेल, रिजल्ट ये है कि माइका एक इंडिस्पेंसिबल मिनरल बन जाता है, मतलब एक ऐसा मिनरल जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। सही मायने में ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक अनोखा हीरो है। और देखिए, इसी वजह से कहा जाता है कि माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। आप सोचिए, इसके बिना आज के जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, हमारे फोन, कंप्यूटर, यहां तक कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इनके बारे में सोचना तक मुश्किल है। ये इतना ज्यादा जरूरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो जान लिया कि माइका क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल, ये मिलता कहाँ है? चलिए अब हम इंडिया के उन इलाकों की सैर करते हैं जहां माइका के खजाने छुपे हैं। लेट्स लुक एट इंडियाज माइका बेल्ट्स। देखिए, इंडिया में जो इसके सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं ना, वो मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्दर्न एज, यानी कि इसके उत्तरी किनारे पर। ये जो एरिया है, ये इसका सबसे मेन, सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अब यहां इस टेबल पर नजर डालिए। इसमें इंडिया के 3 मेजर माइका बेल्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है झारखंड। यहां की कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा माइका यहीं से निकलता है। फिर दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जहां अजमेर के आसपास का एरिया एक और मेजर प्रोड्यूसर है। और फिर आते हैं आंध्र प्रदेश पर, जहां की नेल्लोर माइका बेल्ट भी देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर मानी जाती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। आइए देखते हैं की माइका टेकअवेज, यानी माइका की पूरी कहानी एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में। तो ये रहे 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, माइका एक लेयर्ड मिनरल है जो हजारों पतली पतली शीट्स में आसानी से टूट सकता है। नंबर 2, ये एक इलेक्ट्रिकल सुपर हीरो है जिसके पास है टॉप क्लास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और हाई वोल्टेज झेलने की ताकत। नंबर 3, इसके बिना इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का काम चलना बेसिकली नामुमकिन है। और नंबर 4, ये इंडिया में मेनली कहां मिलता है? झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। बस ये 4 बातें आपको माइका के बारे में हमेशा याद रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन, और इससे जुड़े खनन के खतरे। तो लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, हमारी दुनिया के लिए ना एक फाउंडेशन रॉक है, एक बहुत ही बुनियादी चट्टान। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। अच्छा, तो चूना पत्थर जो है वो एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये वो चट्टान है जो पानी के नीचे परत दर परत जमने से बनती है। और अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो यह बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। बस यही है इसका पूरा केमिकल मेकअप। ओके, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चट्टान इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए एकदम एसेंशियल है। देखिए, चूना पत्थर ना 2 बहुत ही मैसिव इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। पहला तो है सीमेंट इंडस्ट्री। सोचिए, हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स, स्कूल, ये सब बिना सीमेंट के बन ही नहीं सकते, और सीमेंट का बेसिक मटेरियल यही है। और दूसरा है आयरन स्मेल्टिंग, मतलब जब लोहे को पिघलाया जाता है ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप अंदाजा लगाइए, हमारे घर की दीवारों से लेकर गाड़ियों में लगे स्टील तक सब कुछ इसी एक पत्थर पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो कंफर्ट, ये जो आराम हमें मिलता है, इसकी कीमत कौन चुकाता है? यहां एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या आपने कभी एक पल रुककर उन माइनर्स के बारे में सोचा है जिनकी मेहनत की वजह से आपकी और हमारी जिंदगी इतनी कंफर्टेबल है? और बस यहीं से इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू सामने आता है। अब हम बात करने वाले हैं उस हिडन कॉस्ट की, उन खतरों की जिनका सामना ये माइनर्स, ये मजदूर हर रोज करते हैं। और ये खतरे कोई कभी कभार वाले नहीं हैं, ये हर पल हर सेकंड मौजूद रहते हैं। सोचिए, काम करते करते खदान की छत का अचानक से गिर जाना, या खदान में अचानक से पानी भर जाना, जिसे इनंडेशन भी कहते हैं। और कोयले की खदानों में आग लगने का डर तो हमेशा बना ही रहता है। ये सारी चीजें माइनर्स के लिए लिटरली जानलेवा हैं। पर बात सिर्फ इन सडन एक्सीडेंट्स की नहीं है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जो दिखाई नहीं देता, खदानों से लगातार उड़ने वाली धूल और वो जहरीली फ्यूम्स। जब ये माइनर्स के फेफड़ों में जाती है ना, तो उन्हें पल्मोनरी डिजीजेस यानी फेफड़ों की बहुत ही गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से खत्म कर देता है। तो ये तो हुई माइनर्स की बात, लेकिन माइनिंग का असर सिर्फ खदान के अंदर तक नहीं रहता।
इसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा असर हमारे एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। चलिए अब जरा इस पहलू को भी समझते हैं। देखिए, माइनिंग जो है ना, वो पानी और जमीन दोनों को बर्बाद कर देती है। एक तरफ तो उस एरिया के जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, जैसे नदियां, तालाब, वो सब कंटैमिनेटेड हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। और दूसरी तरफ खदान से जो वेस्ट और स्लरी निकलता है, उसे बस यूं ही जमीन पर डंप कर दिया जाता है, जिससे जमीन और मिट्टी की क्वालिटी पूरी तरह से डिग्रेड हो जाती है। तो ये पोल्यूशन का ना एक पूरा साइकिल बन जाता है। स्टेप 1 माइनिंग ऑपरेशन शुरू होती है। स्टेप 2 वेस्ट और स्लरी को डंप किया जाता है। स्टेप 3 इससे जमीन और मिट्टी खराब हो जाती है। और फाइनली स्टेप 4 यही कंटेमिनेशन बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और झरनों में पहुंच जाता है और बस पूरा का पूरा इकोसिस्टम जहरीला हो जाता है। तो माइनर्स की जान का खतरा, एनवायरनमेंट की तबाही, इन सब को देखते हुए एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। क्या माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री बन सकता है, एक जानलेवा उद्योग? सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है कि हमें माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोकना होगा। अब इस फ्रेज का मतलब समझिए। किलर इंडस्ट्री मतलब एक ऐसा उद्योग जो सिर्फ अपने वर्कर्स की जान नहीं लेता, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी धीरे धीरे चुपचाप मार रहा है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, दो चीजें एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। पहला, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए जाएं और इंपॉर्टेंटली उन्हें लागू भी किया जाए। और दूसरा, एनवायरनमेंट से जुड़े जो कानून हैं उनका सख्ती से पालन हो। बस यही तरीके हैं जिससे हम इस इंडस्ट्री को और सुरक्षित बना सकते हैं। हमारा अगला विषय है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का संरक्षण। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, आप सोचिए, हमारी इंडस्ट्री और हमारी खेती बाड़ी ये सब चलती किस चीज से है? ये पूरी तरह से उन मिनरल्स पर टिकी है जो हम जमीन से निकालते हैं। सोचिए, आपके हाथ में जो फोन है, जो गाड़ियां सड़कों पर हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ उन्हीं से तो बना है। अब स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, सिर्फ 1%। जरा सोचिए, मिनरल्स की दुनिया में इस छोटे से नंबर का क्या मतलब हो सकता है? जी हाँ, ये 1% हमारी पूरी पृथ्वी की जमीन का वो छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है जहां से हम मिनरल्स निकाल सकते हैं। सिर्फ 1%। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 99% हिस्सा ऐसा है जहां मिनरल्स या तो हैं ही नहीं या इतने कम है कि उन्हें निकालना मुमकिन नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने रेयर और कीमती हैं। और देखिए, ये मामला और भी सीरियस हो जाता है जब आप ये टाइमलाइन देखते हैं। इन मिनरल्स को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये एक बहुत ही धीमी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम इन्हें आज कितनी तेजी से खत्म कर रहे हैं। बनने की रफ्तार और हमारी खपत की रफ्तार में तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल हैं। फाइनाइट मतलब ये लिमिटेड हैं, हमेशा के लिए नहीं है, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि ये दोबारा नहीं बनते, कम से कम इतनी तेजी से तो बिल्कुल नहीं कि हमारे काम आ सके। इसे एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह समझिए जिसमें पैसे जमा नहीं हो सकते, आप सिर्फ निकाल सकते हैं और एक दिन वो खाली हो जाएगा। पहले क्या होता था, हमें अच्छी क्वालिटी का ओर मतलब कच्ची धातु जमीन में ऊपर ऊपर ही मिल जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। जैसे जैसे हम मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, हमें और ज्यादा गहराई में खोदना पड़ रहा है, और जो और मिल भी रहा है उसकी क्वालिटी भी गिरती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि लागत और मेहनत दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ये बात एक कोट में बहुत अच्छे से कही गई है। हमारे देश के समृद्ध खनिज भंडार हमारी बहुत ही कीमती लेकिन शॉर्ट लिव्ड यानी कुछ ही समय की संपत्ति हैं। ये हमें याद दिलाता है कि एक ऐसा राष्ट्रीय खजाना है जो बहुत वैल्यूएबल तो है, पर बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इन मिनरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। देखिए, एक प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें मेन तौर पर ये 3 स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। पहला है टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, दूसरा है मेटल्स को रिसाइकिल करना, और तीसरा है सब्स्टिट्यूट्स यानी उनके विकल्पों का इस्तेमाल करना। तो पहली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करना होगा कि हम लो ग्रेड ओर्स को भी कम खर्च में इस्तेमाल कर सकें। मतलब वो अयस्क जिसे पहले कचरा या बेकार समझा जाता था, नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम उससे भी कीमती धातु निकाल सकते हैं। बेसिकली वेस्ट को वेल्थ में बदलना। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिसाइकलिंग, और ये शब्द हम सबने सुना है, राइट? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और पावरफुल है।
स्क्रैप मेटल्स, कबाड़ और दूसरी फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स बनाना। जब हम रिसाइकिल करते हैं तो हमें जमीन खोदकर नए मिनरल्स निकालने की जरूरत ही कम पड़ती है। और रिसाइकलिंग का एक और बहुत बहुत बड़ा फायदा है। जरा इस चार्ट को देखें। नया मेटल निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसके मुकाबले रिसाइकल्ड मेटल का इस्तेमाल करने में सिर्फ 5 से 25% एनर्जी लगती है। सोचिए कितनी जबरदस्त एनर्जी सेविंग है। तो ये सिर्फ मिनरल्स ही नहीं बचाता बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करना। मतलब हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल मटेरियल्स खोजने होंगे जो उन मिनरल्स की जगह ले सकें जो बहुत कम मात्रा में हैं। जैसे आजकल कम्युनिकेशन लाइंस में तांबे के तारों की जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एडवांस्ड प्लास्टिक्स और दूसरे नए मटेरियल्स कई मिनरल्स की जगह ले सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी बातें दोहरा लेते हैं। याद रखिए, मिनरल्स हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की जान है, लेकिन धरती पर सिर्फ 1% ही यूजेबल डिपॉजिट्स हैं। ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और दोबारा नहीं बन सकते। इन्हें निकालना लगातार मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। इसलिए इन्हें बचाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग और सब्स्टिट्यूट्स का रास्ता अपनाना ही होगा। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एनर्जी, रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल पावर। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये एनर्जी होती क्या है। फिर हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बीच का अंतर देखेंगे। उसके बाद हम डाइव करेंगे सीधा इंडिया के एनर्जी बैकबोन यानी कोल में। हम उसके टाइप्स, उसकी लोकेशन इंडिया में और आखिर में ये इतना इंपॉर्टेंट फ्यूल क्यों है, ये सब जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये एनर्जी है क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका रोल क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एनर्जी वो पावर है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए, खाना पकाने से लेकर घर में लाइट और हीट के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए और हाँ, इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरी को ड्राइव करने के लिए, हर चीज में एनर्जी लगती है। बेसिकली आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक एक्टिविटी में एनर्जी यूज हो रही है। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एनर्जी कितनी जरूरी है। सवाल ये है कि आती कहां से है। तो चलिए देखते हैं इसके मेन सोर्सेज क्या हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को मोटा मोटा हम 2 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। और ये रहे वो 2 टाइप्स। एक तरफ हैं कन्वेंशनल सोर्सेज यानी हमारे पुराने ट्रेडिशनल तरीके, और दूसरी तरफ हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी नए जमाने के तरीके। कन्वेंशनल मतलब जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और नॉन कन्वेंशनल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये नए सोर्सेज हैं जैसे सोलर पावर, विंड, टाइडल एनर्जी और भी बहुत कुछ। अब यहां थोड़ा रुकते हैं। ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें सीधा इंडिया की ग्राउंड रियलिटी पर ले आती है। हम कितनी भी नई टेक्नोलॉजी की बात कर लें, लेकिन आज भी खास करके रूरल इंडिया में यानी गांव के इलाकों में एनर्जी के सबसे कॉमन सोर्सेज वही हैं, लकड़ी और गोबर के उपले। और ये नंबर देखिए, 70%। मतलब 70% से भी ज्यादा एनर्जी नीड्स रूरल हाउसहोल्ड्स में इन्हीं 2 चीजों से पूरी हो रही हैं। लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, है ना। एक तरफ जंगल तेजी से कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ जब गोबर से उपले बन जाते हैं तो वो कीमती मैन्योर जो खेती के लिए बेस्ट होता, वो वेस्ट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स पर, एक ऐसा फ्यूल जिसे इंडिया का एनर्जी बैकबोन भी कहा जाता है, और वो है कोल। जी हां, कोयला। तो सवाल उठता है कि भाई कोल इतना क्रूशियल क्यों है इंडिया के लिए। वेल, इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट्स अबंडेंटली अवेलेबल। ये अकेले ही देश की एनर्जी नीड्स का एक बहुत बड़ा चंक पूरा करता है। पावर जनरेशन हो, इंडस्ट्रीज को एनर्जी देनी हो या फिर डोमेस्टिक नीड्स, हर जगह इसका यूज है। और यही वजह है कि इंडिया अपनी कमर्शियल एनर्जी के लिए कोल पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। अब कोल के बारे में एक और मजेदार बात, पता है क्या? कोल एक ही टाइप का नहीं होता। ये बनता कैसे है? लाखों साल पहले जब पेड़ पौधे जमीन में दब गए तो हीट और प्रेशर से वो कोल में बदल गए, और इस पूरे प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग क्वालिटी का कोल बनता है। चलिए इसकी पूरी जर्नी देखते हैं। शुरुआत होती है पीट से। ये स्वॉम्स यानी दलदल में सड़ते हुए प्लांट से बनता है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम और मॉइस्चर यानी नमी बहुत ज्यादा होती है। अब जब ये पीट और कंप्रेस होता है तो बनता है लिग्नाइट। ये एक लो ग्रेड सॉफ्ट ब्राउन कोल है। इसके बाद जब ये और गहराई में हाई टेम्परेचर्स में दबता है तब बनता है बिटुमिनस कोल, जो कि कमर्शियल यूज के लिए सबसे पॉपुलर है। और फाइनली जब हीट और प्रेशर एक्सट्रीम हो जाता है तो बनता है एंथ्रासाइट
ये है सबसे बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल। अब इस टेबल को देखिए, यहां सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। पीट जैसा हमने कहा लो कार्बन और हाई मॉइस्चर वाला है, इसलिए फ्यूल के तौर पर उतना काम का नहीं। फिर आता है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है, जैसे तमिलनाडु के नेवेली में। इसके बाद है बिटुमिनस, जो सबसे आम है। इसका जो हाई ग्रेड वर्जन है ना, जिसे मेटलॉजिकल कोल कहते हैं, वो लोहा पिघलाने यानी आयरन स्मेल्टिंग में काम आता है। और आखिर में एंथ्रासाइट, जो बेस्ट क्वालिटी का है, पर अफसोस इंडिया में ये बहुत ही कम मिलता है। तो ठीक है, हमने टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि इंडिया में मिलता कहां है? वेयर आर दीज रिसोर्सेज लोकेटेड? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। देखिए, इंडिया में कोल मेनली 2 अलग अलग टाइम पीरियड के रॉक्स में मिलता है। पहला है गोंडवाना कोल। ये आप सोचिए 200 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, और यही है वो हाई क्वालिटी मेटलॉजिकल कोल। ये कहां मिलता है? मेनली दामोदर वैली में, आपने झरिया, रानीगंज, पोकारो का नाम सुना होगा, और इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा रिवर वैलीज में। और दूसरा टाइप है टर्शरी कोल। ये गोंडवाना के कंपैरिजन में काफी नया है, लगभग 55 मिलियन साल पुराना। ये डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कोल इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये एक बहुत भारी यानी बल्कि फ्यूल भी है, और इसके इस वेट का इंडस्ट्रियल लोकेशन पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, पर बहुत काम का। कोल एक बल्की मटेरियल है, मतलब इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं, जैसे जलाते हैं, तो क्या बचता है? सिर्फ राख यानी ऐश, और इसका वेट तो ओरिजिनल कोल से बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सेंस की बात है। इतने भारी कोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यानी ट्रांसपोर्ट करने में जबरदस्त पैसा और एफर्ट लगता है। तो इस कॉस्ट को बचाने के लिए क्या किया जाता है? सिंपल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशंस को कोल फील्ड्स के पास ही सेटअप कर दिया जाता है। इट्स अ वेरी स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये बिजली बनती कैसे है, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को पावर देने में इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी देश की प्रोग्रेस, उसकी डेवलपमेंट बिजली से जुड़ी हुई है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा फंडा है। पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब है कि एक एवरेज इंसान कितनी बिजली यूज कर रहा है, और इसी से, बिलीव इट और नॉट, एक देश की डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। सोच के देखिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, घरों में, हॉस्पिटल्स में, उतना ही मॉडर्न और डेवलप्ड वो देश कहलाता है। या आप कह सकते हैं मॉडर्न लाइफ का एक मीटर। और पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिजली बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर मेन 2 तरीके हैं। लेकिन एक बार बिजली बन गई ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बनी, पानी से बनी हो या कोयले से। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए अब इन्हीं अलग अलग सोर्सेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो पावर की। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना? हाइड्रो मतलब पानी। तो इसमें पानी की पावर का यूज होता है। लेकिन कैसे? ये काम कैसे करता है? सोचिए, एक नदी तेजी से बह रही है। अब उस बहते हुए पानी के रास्ते में हम लगा देते हैं एक जाइंट फैन, जिसे कहते हैं टरबाइन। जब पानी पूरे फोर्स से उस टरबाइन से टकराता है तो बूम, टरबाइन घूमने लगती है, और बस इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इट्स दैट सिंपल। पानी की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत। हाइड्रो पावर एक रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करती है। रिन्यूएबल मतलब ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नदियां तो बहती रहेंगी, बारिश होती रहेगी, पानी का साइकिल चलता रहेगा। ये सोर्स अपने आप को हमेशा रिप्लेनिश करता रहता है। इसको नोट करके रखिएगा, ये आगे काम आएगा। और इसके एग्जाम्पल्स कहीं दूर नहीं, हमारे इंडिया में ही हैं। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, भखरा नांगल प्रोजेक्ट, या दामोदर वैली कॉरपोरेशन, या फिर द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। ये सब इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी तरह पानी की ताकत से बिजली बना रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गई पानी से बिजली बनाने की बात। अब आते हैं दूसरे मेन तरीके पर, जिसे कहते हैं थर्मल पावर। और यहाँ भी नाम में ही क्लू है, थर्मल मतलब हीट यानी गर्मी। तो यहाँ बिजली गर्मी से बनती है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हम कोई फ्यूल जैसे कोयला जलाते हैं, उससे पैदा होती है जबरदस्त हीट,
इस हीट से हम पानी को उबालकर हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप बनाते हैं और फिर वही चीज, ये स्टीम जाकर टरबाइन को घुमाती है। तो देखा आपने, गोल यहाँ भी वही है, टरबाइन को घुमाना, बस तरीका अलग है। तो सवाल यह है कि ये फ्यूल्स हैं कौन से? वेल, ये है हमारी जाने पहचाने फॉसिल फ्यूल्स, कोयला यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सब वही चीजें हैं जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। याद है मैंने रिन्यूएबल के बारे में क्या कहा था? वेल, थर्मल पावर ठीक उसका उल्टा है। ये यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, इनका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार हमने सारा कोयला जला दिया तो बस आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऑलराइट, तो अब हम दोनों तरीके समझ चुके हैं। एक तरफ है पानी की ताकत, दूसरी तरफ है आग की। तो चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो में ऑफ कोर्स बहता हुआ पानी है, थर्मल में वही हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सिंपल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रिसोर्स टाइप। हाइड्रो जैसा हमने डिस्कस किया, रिन्यूएबल है, हमेशा अवेलेबल रहेगा, लेकिन थर्मल नॉन रिन्यूएबल, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और फाइनली एग्जाम्पल्स। हाइड्रो के लिए हमने भाखड़ा नंगल जैसे प्रोजेक्ट्स देखे, और थर्मल के तो पूरे देश में कई पावर स्टेशंस हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई, हाइड्रो, थर्मल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? हमारी एनर्जी नीड्स के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये आपको थोड़ा शॉक कर सकता है। देखिए, इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 60% से भी ज्यादा कोयले से यानी थर्मल पावर से आ रहा है, और ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जिससे पोल्यूशन भी होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लीन और रिन्यूएबल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% है। ये नंबर्स हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं कि हम अपनी एनर्जी के लिए किस चीज पर डिपेंडेंट हैं और इसका हमारी एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। हमारा अगला टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। अच्छा, तो सबसे पहले ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आखिर हैं क्या चीज? सिंपल भाषा में समझें तो ये हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज। मतलब ऐसे सोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि सोलर यानी सूरज की रोशनी, विंड यानी हवा, टाइड, बायोमास। बेसिकली ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फॉसिल फ्यूल से कई ज्यादा साफ और बेहतर है। तो सवाल ये उठता है कि हमें आखिर इन नए एनर्जी सोर्सेज की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? चलिए इंडिया के इस एनर्जी चैलेंज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, हमारी एनर्जी की भूख यानी जरूरत भी तो तेजी से बढ़ रही है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए अब तक हम ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, तेल और गैस पर ही डिपेंड करते आए हैं। लेकिन आप सोचिए, इस पर इतना ज्यादा निर्भर रहने के नुकसान भी तो हैं, और नुकसान छोटे मोटे नहीं, काफी बड़े हैं। एक तरफ तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। दूसरा, एक डर ये भी है कि कहीं अचानक से कम ना हो जाए, जो हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इन सब से ऊपर हम सब जानते हैं, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो इस चैलेंज का सोल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। एक ऐसी पावर जो सबसे छोटे पार्टिकल यानी एटम से निकलती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी आखिर बनती कैसे है? देखिए, जब एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है यानी उसमें बदलाव लाया जाता है, तब बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और फिर इसी गर्मी का इस्तेमाल करके पानी से भाप बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सिंपल। ऑफ कोर्स, इस पावर को जनरेट करने के लिए एक खास तरह का फ्यूल चाहिए होता है। ये हैं यूरेनियम और थोरियम। और अच्छी खबर यह है कि ये हमारे देश में ही मिलते हैं, जैसे झारखंड और राजस्थान की अरावली रेंजेस में, और केरला के मोनाजाइट सैंड्स में भी थोरियम काफी मात्रा में मिलता है। तो आप देखते हैं कि ये पावर प्लांट्स हैं कहां। इस मैप पर नजर डालिए। इंडिया में 6 बड़े यानी मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र में है तारापुर, फिर राजस्थान में रावत भाटा, नीचे साउथ में तमिलनाडु में कलपक्कम, उत्तर प्रदेश में है नरोरा,
गुजरात में काकरापार और कर्नाटका में कायगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरे देश में फैले हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं उन एनर्जी सोर्सेस की जो नेचर ने हमें तोहफे में दी हैं, और वो भी भरपूर मात्रा में, यानी सूरज की रोशनी और तेज चलती हवा। सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यहां साल के ज्यादातर दिन हमें खूब सारी तेज धूप मिलती है। इसलिए हमारे पास सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने की इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक नेचुरल गिफ्ट जैसा है। और धूप को बिजली में बदलते कैसे हैं? इसके पीछे है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सनलाइट को सीधे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, और ये खासतौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इससे वहां भी बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां बड़े बड़े पावर ग्रिड्स नहीं हैं। सोलर के बाद अब आते हैं विंड पावर पर। इंडिया में हवा से बिजली बनाने का भी जबरदस्त पोटेंशियल है। पता है, देश का सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में है, जो नागरकोइल से मदुरै तक फैला हुआ है। इसके अलावा नागरकोइल और जैसलमेर जैसे शहर भी विंड एनर्जी के इफेक्टिव यूज के लिए काफी जाने जाते हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स पर आते हैं, बायोगैस। इसे वेल्थ फ्रॉम वेस्ट भी कहते हैं, यानी कचरे से दौलत बनाना। यह खासकर रूरल इंडिया यानी हमारे गांव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बनता कैसे है? इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, झाड़ियां, खेती का कचरा, पशुओं और इंसानों का वेस्ट, ये सब इकट्ठा किया जाता है। स्टेप 2, इस सारे ऑर्गेनिक मैटर को एक प्लांट के अंदर डीकंपोज होने यानी सड़ने दिया जाता है। और स्टेप 3, इस प्रोसेस से 2 चीजें निकलती हैं। एक तो बायोगैस, जिसे एनर्जी के लिए यूज करते हैं, और दूसरा बहुत ही हाई क्वालिटी खाद यानी मेन्योर, जो खेती के लिए बेस्ट है। गांव में जो प्लांट्स खासतौर पर पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़े प्यार से गोबर गैस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा। गोबर गैस के ना दोहरे फायदे हैं, जिसे ट्विन बेनिफिट्स भी कहा जाता है। सोच के देखिए, एक तो ये घर के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी देता है, दूसरा ये खेती के लिए बेहतरीन क्वालिटी की खाद देता है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत कम हो जाती है, जिससे हमारे पेड़ बचते हैं। और हाँ, ये केरोसिन या गोबर के उपले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट भी है। तो इन सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, इंडिया के आगे का जो रास्ता है वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाता है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? टेक अवे ये है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया की सस्टेनेबल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर के पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। हम 2 ऐसी हिडन पावर सोर्सेस के बारे में जानेंगे, एक समंदर में और एक जमीन के बिल्कुल अंदर। और उसके बाद हम सबसे जरूरी एनर्जी सोर्स की बात करेंगे, वो जो हम सबके कंट्रोल में है। तो सबसे पहले चलिए समुद्र की तरफ चलते हैं। क्या आपको पता है कि समुद्र की लहरों में, उसके आने जाने के सिंपल रिदम में इतनी पावर है कि वो पूरे शहरों को रोशन कर सकती है? इसी को कहते हैं टाइडल एनर्जी। यह समंदर के नेचुरल राइज एंड फॉल यानी ज्वार भाटा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तरीका है। सिंपल शब्दों में हम टाइड्स की प्रिडिक्टेबल मूवमेंट को पावर में बदल रहे हैं। और ये काम कैसे करता है? प्रोसेस काफी स्मार्ट है। सोचिए, एकदम जैसी स्ट्रक्चर होती है। जब हाई टाइड आती है तो पानी एक इनलेट के अंदर आ जाता है, फिर एक फ्लड गेट बंद हो जाता है और पानी वहीं हाई लेवल पर ट्रैप हो जाता है। जब बाहर टाइड नीचे जाती है तो इस ट्रैप किए हुए पानी को एक टरबाइन से गुजारा जाता है, और बस टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। कितना सिंपल है। तो सवाल यह है कि इंडिया में ऐसी परफेक्ट कंडीशंस कहां मिलती हैं? रिसर्च के हिसाब से 3 की हॉटस्पॉट्स हैं। पहला, वेस्ट में गुजरात के गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ में, और फिर ईस्ट कोस्ट पर वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस रीजन का गैंगेटिक डेल्टा, वहां भी इसका बहुत पोटेंशियल है। ये लोकेशंस इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न यानी दोनों कोस्ट पर स्ट्रैटेजिकली फैली हुई हैं। इनकी जो यूनिक ज्योग्राफी है ना, उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड के बीच काफी बड़ा डिफरेंस पैदा होता है, और टाइडल पावर कैप्चर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। और इसका टोटल पोटेंशियल कितना है? सोच के देखिए। एक अनुमान के मुताबिक 9100 मेगावाट्स। इसका मतलब समझने के लिए ये इतनी एनर्जी है कि इससे लाखों घरों को पावर मिल सकती है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा और अभी तक ज्यादातर अनटैप्ड रिसोर्स है। ओके, तो समंदर की पावर से अब हम चलते हैं जमीन की गहराइयों में। यहां एक अलग ही तरह की हिडन एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है?
सिंपल है, ये वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है जो अर्थ के इंटीरियर यानी उसके अंदर की नेचुरल गर्मी को यूज करके बनाई जाती है। इसका प्रिंसिपल बहुत आसान है, आप जमीन के नीचे जितना गहरा जाएंगे उतना ही गर्म होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। कुछ खास जगहों पर यह जबरदस्त गर्मी जमीन की सरफेस के काफी पास मिल जाती है और यही वो स्पॉट्स हैं जहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, जमीन के काफी नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है वो गर्म चट्टानों से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि जब ये सरफेस की तरफ ऊपर उठता है तो ये स्टीम यानी भाप में बदल जाता है और फिर इसी पावरफुल स्टीम का इस्तेमाल टर्बाइन्स को घुमाने और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं, इंडिया में सैकड़ों नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मे हैं। ये जमीन के नीचे की गर्मी का सीधा संकेत है। इसको आजमाने के लिए अभी 2 बड़े एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली मणिकरण के पास और दूसरा है लद्दाख की फुगा वैली में। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचे इलाकों में हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जहां जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अर्थ की हीट को इस्तेमाल करने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब देखकर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये सारी पावर आएगी कहां से? नए सोर्सेज डेवलप करना तो जरूरी है, पर क्या सिर्फ यही एक जवाब है? और यहीं से हम इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। असली पावर हमारे हाथों में है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत जरूरी, एक अर्जेंट चीज है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सच ये है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट देशों में से एक है। इसका साफ मतलब है कि हम जितनी एनर्जी यूज करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बस वेस्ट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट का रास्ता। ये एक 2 पार्ट अप्रोच है। पहला, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना और दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ाना। ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और दूसरे अप्लायंसेस बंद कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जो पावर बचाते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपना सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब सब मिलकर उठाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए हम इस टॉपिक को सबसे जरूरी आइडिया के साथ खत्म करते हैं, जो इस सिंपल लाइन में छिपा है। हमेशा याद रखिए, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी जो एनर्जी आपने बचाई वो उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी नई एनर्जी पैदा करना। असली पावर सच में हमारे हाथों में है।